देन वी हैव ए वर्ड डिफ्लेशन, इसको लिखते हैं अपस्फीति, अपस्फीति। देन वी हैव ए वर्ड रिफ्लेशन, इसको लिखते हैं संस्फीति। Then we have a word disinflation, इसको लिखते हैं अपस्फीति। Then we have a term stagflation, इसको लिखते हैं स्थिर स्फीति, इसको अविस्फीति लिखते हैं, इसको अप। स्थिर स्फीति। और हम लोगों को 3 चीजें और पढ़नी है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, और हमको पढ़ना है इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स। और जब इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहीं से शुरू करते हैं। वी हैव डिफाइंड दिस, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सस्टेन्ड प्राइस राइज, सस्टेन्ड प्राइस राइज of commodities and services। सिंपल परिभाषा ये है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में होने वाली सतत इंक्रीज, वृद्धि। अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि, या उल्टा भी लिख सकते हैं, फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, यानी मुद्रा के मूल्य में आने वाली कमी। तो ये मुद्रास्फीति है, इसके बारे में हम लोग परिभाषा दे चुके हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि मेन टाइप जो है वो 2 ही होते हैं। मैं रिवीजन कर रहा हूं 1 सेकंड में समझाने के लिए। एक को हमने कहा डिमांड पुल, डिमांड पुल को हम लोग केन्सियन इन्फ्लेशन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करते हैं, तब प्राइसेस बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट से रियल इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, हम लोगों ने पढ़ा था, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब फिर क्या होगा कि रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ने के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो केन्स कहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ाने से बहुत फायदा होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, आउटपुट बढ़ सकता है। इसी को हम लोगों ने फिलिप्स कर्व से एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन एक स्टेज के बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, जहां फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तब कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल है, जितने आदमी हैं, जितनी पूंजी है, सब काम पर लग चुकी है, तो अब इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा नहीं सकते, तो अब होगा प्राइस राइज। प्राइस राइज कब होता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू केन्स, राइट। तो डिमांड पुल का मतलब है जब हम डिमांड को बढ़ाने से इन्फ्लेशन को क्रिएट करें। डिमांड कब बढ़ती है? जब मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। गवर्नमेंट जो है मुफ्त में रुपया बांट सकती है, पेंशन बांट सकती है, डेफिसिट्स क्रिएट कर सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा हम लोगों ने कहा था, जिसको हमने कहा था कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिल्कुल सिंपल है, जहां पर लागतें बढ़ती जाती हैं। लागतें क्यों बढ़ रही हैं? वेज रेट बढ़ जाएगा तो लागतें बढ़ जाएंगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो लागतें बढ़ जाएंगी, विदेशों से सामान जो आ रहा महंगा हो जाएगा, तो इसे हम एक्सटर्नल इन्फ्लेशन कहेंगे। किसी भी कारण से लागतें बढ़ना, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश। फिर हमने कहा कि दोनों एक ही चीजें होती हैं। किताब में एक और डेफिनेशन दी हुई है जिसका कोई बहुत उपयोग नहीं है,
कि बड़ा स्लो चले, अगर 2 से 4% चले तो इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, 5 से 8% चले तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, 9 से 15% चले तो इसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, और 15 से ऊपर हो जाए तो इसे गैलपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको स्पीड के आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी, सिर्फ इसलिए कि 15% से अगर ऊपर होता है तो इसे इन्फ्लेशन की जगह हम क्या कहते हैं, हाइपरफ्लेशन। तो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाइपरफ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को हाइपरफ्लेशन कहते हैं। ये शब्द समझाने के लिए मैंने आपको इस्तेमाल किया। ये तो है डेफिनेशंस। अब हम लोग सामान्य तौर पर क्या बात करने जा रहे हैं, केन्स या आधुनिक युग में क्या बात करने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट आई विश टू टेल यू। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम लोगों के हिसाब से इन्फ्लेशन जो है, शब्द लिखेंगे इन्फ्लेशन को मॉडरेट। मॉडरेट की परिभाषा क्या होगी वो अलग होगी। हमने अपने देश में इसको 4% माना। अभी मैं इसीलिए इसके आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा। 4% माना कि अगर 4% एक साल में कीमतें बढ़ती हैं तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत खुश हो जाता है, ही इज वेरी हैप्पी। व्हाई इज ही हैप्पी? बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग। और राइजिंग प्राइस का क्या मतलब है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसका मतलब अनसोल्ड स्टॉक्स नहीं है। अगर अनसोल्ड स्टॉक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग ये मानते हैं कि इफ इट इज ए मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमीज हेल्थ, गुड फॉर इकोनॉमीज हेल्थ। ये हमेशा अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, ऐसा एक जनरल बिलीफ है। इसलिए भारत सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेट करती है एट 4%। अब यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में दो चीजें और जान लें कि एक्चुअली जब हम ये टारगेट करते हैं तो ये क्या टारगेट करते हैं, वी कॉल इट, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, या इसे अंडरलाइंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यानी साल भरे में कितनी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जो कोर होता है, जो अंडरलाइन होता है, इसको हमने क्या कहा, ईयर टू ईयर नापा जाता है। क्योंकि कभी कभी कीमतें बीच में अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, वोलेटाइल हो जाती हैं। वोलेटाइल क्यों हो जाती हैं कि अचानक पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है तो कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। या मान लीजिए कि अभी इस साल बारिश बहुत अधिक हो रही है तो टमाटर का दाम बढ़ता जा रहा है। ऐसी जब अचानक चेंजेस आते हैं तो इसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब सामान्य तौर पर होता है प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी। ठीक है ना। तो अगर फूड प्राइसेस क्यों, क्योंकि इसको हमारी पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती, द रीजन इज ऑब्वियस। हमारे जो फूड प्राइसेस हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, सप्लाई ऑफ फूड पर। सप्लाई ऑफ फूड किस पर निर्भर करेगी, इन्फ्लेशन पर, सॉरी क्लाइमेट पर। क्लाइमेट खराब होने से अचानक हमारे प्राइसेस फूड में बढ़ जाते हैं, या पेट्रोल प्राइसेस या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, दे डिपेंड अपॉन सर्टेन अदर फैक्टर्स। अब पेट्रोल अगर दुनिया में महंगा होने लगा तो हमारे यहाँ भी महंगा होने लगेगा, तो इनको हम हटा देते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन माने जिसमें प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी शामिल होता है। कोर इन्फ्लेशन माने जिसमें ये शामिल नहीं होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास नापने के एक दो तरीके होते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर के प्राइसेस मंडियों से लेते हैं और कमोडिटीज के प्राइसेस फर्मों से लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर मानते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता को जो परेशान कर रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, दिस इज आवर एक्चुअल रियल वैल्यू। हालांकि इसको नापने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग होता है और नॉन वर्कर्स के लिए अलग होता है। लेकिन अगर हम ये मान लें विच इफेक्ट्स द कंज्यूमर्स, तो
कंज्यूमर्स को कौन कौन चीजें इफेक्ट करती हैं? नेचुरली ये भी इफेक्ट करता है, ये भी इफेक्ट करता है। तो जब इसको शामिल करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो जाता है, और जब इसको शामिल नहीं करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन। माने ये तो चल ही रहा है, दिस इज फॉर अवेलेबल इन द कंट्री, लेकिन ये क्या है? ये कभी कभी इफेक्ट डालेगा और 6 महीने बाद, साल भर बाद फसल आ गई, इट माइट गो डाउन। तो दिस इज वोलेटिलिटी। ये क्या है? उच्चावचन, अच्छा वचन क्रिएट करता है। एंड जनरली केवल इसमें दो ही होते हैं, प्राइसेस ऑफ फूड एंड प्राइसेस ऑफ एनर्जी। इनको शामिल कर लेंगे फिर हम लोग कहेंगे कि टोटल इन्फ्लेशन है। कौन सा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक कोर इन्फ्लेशन का पार्ट है, एक वोलेटाइल इन्फ्लेशन का पार्ट है, क्योंकि दोनों ही इसको इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर को तो पेट्रोल का इफेक्ट करता है, और क्या कहते हैं, टेलीविजन का दाम भी इंपैक्ट करता है। तो टेलीविजन के दाम में वोलेटिलिटी नहीं है, तो वोलेटिलिटी को जब हटा देते हैं तो उसे कहते हैं अंडरलाइंग इन्फ्लेशन। तो ज्यादातर हमारा ध्यान किस पर होता है? अंडरलाइंग इन्फ्लेशन पर होता है, बिकॉज दीज आर सीजनल एंड डू नॉट अफेक्ट ए लॉट। तो इसको भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि इम्तिहानों में सवाल बहुत आता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। बार बार समझ लीजिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कोई भी प्राइस इंडेक्स में से इफ वी रिमूव द प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी वी गेट कोर, और अगर इफ वी इंक्लूड द प्राइसेस दिस इज कॉल्ड एज हेडलाइन। इनके प्राइसेस को हम क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जो इन्फ्लेशन है, इसके टाइप समझने के बाद इसके इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा सिंपल भाषा में, लेकिन इसको हम लोग दूसरे ढंग से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो लेवल पर क्या होता है। ये क्वेश्चन अचानक बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत आता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इट्स सिंपल एज एनीथिंग, बस इसमें सिर्फ दिमाग लगाना होता है। जैसे एक उधार देने वाला है ना, और एक ऋण लेने वाला है, डेटर। इसको हमने क्या कहा? ऋणदाता। इसको कहा ऋण प्राप्त करने वाला। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इनमें से किसी एक पार्टी को फायदा होगा, दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। रीजन ऑब्वियस, हमने 100 रुपए उधार दिया और 6% ब्याज लिया, तो हमको अगली साल कितना मिलेगा? 106। हम कौन है देने वाले? क्रेडिटर। जिसने लिया उसको भी 106 वापस करने पड़ेंगे। बट मीनवाइल अगर 6 से 8% दाम बढ़ गए तो इसको क्या फायदा हुआ इंटरेस्ट का? इज बेसिकली लूजर। आज 100 रुपए में 10 आइसक्रीम आती थी, अगर आज खाता, कल खाता, 10 दिन तक खाता रहता तो ही वुड हैव एंजॉयड इट। उसने उधार दे दिया किसी को, अब उस आदमी ने आइसक्रीम खा लिया, लेकिन जब पैसे वापस किए तो पता चला जितने पैसे वापस किए अब 10 आइसक्रीम भी नहीं आ रही है। तो क्रेडिटर्स ऑलवेज लूज एंड डेटर्स ऑलवेज गेन ना। इसी तरह एक्सपोर्टर्स जो होते हैं दे ऑलवेज लूज एंड इंपोर्टर्स ऑलवेज गेन। अब देखिए, किसी को पेंशन मिलती है या जिसकी इनकम फिक्स्ड है, तो जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं, जो पेंशन वाले हैं, इन लोगों को क्या होगा कि हमेशा इन्फ्लेशन नुकसान पहुंचाएगा। तो हमेशा फिक्स्ड इनकम ग्रुप, वेदर इट इज पेंशन ग्रुप और सैलरी ग्रुप, इनको हमेशा नुकसान होगा। और बिजनेस क्लास या जो सेलर क्लास है इसको फायदा होगा। तो माइक्रो लेवल पर हम क्या देखते हैं कि व्हाट ए पर्सन इज लाइकली टू गेट। इसमें हम लोग बार बार एक ही सिंपल भाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्रेडिटर है, जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जो बायर है, सैलरीड क्लास है, उसको इन्फ्लेशन से एडवर्स इफेक्ट होता है और बाकी लोगों को इससे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो सोसाइटी में भी कुछ लोगों को ये लाभ पहुंचाता है, कुछ लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है। दैट इज व्हाई इन्फ्लेशन हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन माइक्रो लेवल पीपल। लेकिन इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इफेक्ट्स। मैक्रो इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि देयर बेसिकली आर टू काइंड ऑफ इफेक्ट्स, 1 and 2। 1 is social cost, सामाजिक लागत। इन्फ्लेशन से हमारी और जो भी वैल्यूज होंगी, जो वेल्थ है, जो बॉन्ड हमारे पास हैं, जो हमारी इनकम है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर 6% को रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा है तो हमारा बॉन्ड खरीदने से हमको नुकसान हो रहा है, वी आर गेटिंग लॉस, तो हमारी वेल्थ घट जाएगी।
तो आवर वेल्थ विल बी रिड्यूस्ड, आवर फिजिकल फाइनेंशियल वेल्थ विल बी रिड्यूस। तो सोशल कॉस्ट क्या होता है कि हमेशा याद रखिए, जो सबसे बड़ा क्लास होता है, जिसको हमने अभी क्या कहा, लेबर क्लास, वेज अर्नर क्लास, या हमने कहा था फिक्स्ड इनकम ग्रुप, इनकी इनकम घटती जाती है और इसके खिलाफ बिजनेस क्लास वगैरह की बढ़ती जाती है। तो क्या हो रहा है, इनकम इज बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इनकम का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, फ्रॉम पुअर टू रिच, फ्रॉम पुअर टू रिच। एक कंसंट्रेशन ऑफ इनकम बढ़ने लगता है। कंसंट्रेशन ऑफ इनकम का मतलब यह है कि जो रिच क्लास है उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है और जो पुअर क्लास है उनकी इनकम घटती चली जाती है। पुअर बिकम मोर पुअर एंड द रिच बिकम मोर रिच। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इंडिया में फ्रॉम 1950 टू 2020 70 साल हो गए, तो पर कैपिटा इनकम अगर वैसे देखें नेशनल इनकम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। इट हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग। लेकिन यह भी सच है कि टॉप 10% की जो इनकम की दैट हैज इंक्रीज्ड एट ए मच मच फास्टर पेस देन द बॉटम 90%। तो जो 10 टॉप प्रतिशत घराने हैं या लोग हैं जिनकी इनकम की बात हम लोग करते हैं, अगर हम देखें कि 100 इनकम बढ़ी तो उनको 90 मिलेगी, इनको केवल 10 मिलेगी। इसीलिए पावर्टी लाइन आज भी हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग क्या हैं, पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। वही सो अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो सबको फायदा होना चाहिए। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन टैक्स है, अब मैं इस शब्द को अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जो इन्फ्लेशन टैक्स है ये हमें बड़ी मुश्किल में डाल देता है। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए टैक्स। ऐसे है टैक्स, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। सपोज देयर वर 10,000 गुड्स एंड 10,000 रुपीज, तो 1 रुपये में एक कमोडिटी आती थी। अब सरकार ने क्या किया कि 2000 के नए नोट छाप दिए, चाहे अपने पास रखे चाहे कुछ कर दिया। तो अब टोटल मनी 12,000, कमोडिटीज आर 10,000। तो अब एक कमोडिटी का दाम हो गया 1.2। तो ये जो 2000 के नए नोट सरकार ने छापे, चाहे अपने लिए चाहे किसी के लिए, ये क्या हो गया, एक प्रकार से टैक्स है। क्योंकि आपकी इनकम बिना बढ़े आपकी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, दैट मींस यू आर पेइंग नाउ मोर टू द गवर्नमेंट। तो चाहे वेदर यू आर पेइंग मोर टू द गवर्नमेंट और पेइंग मोर टू द रिच पीपल, इट्स ए टैक्स। टैक्स इन द सेंस इन्फ्लेशन ऑलवेज रिड्यूसेस योर कंजम्पशन, आपके उपभोग को कम कर देता है, इसलिए इन्फ्लेशन इज ए टैक्स। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज अपनानी पड़ती हैं, मनरेगा कार्यक्रम, फूड फॉर सेफ्टी प्रोग्राम, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होता रहेगा तो गरीबों को नुकसान होगा। लेकिन मैंने पहले बताया कि जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि इन्फ्लेशन अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में राइज। इफ एम्प्लॉयमेंट राइजेस देन इन्फ्लेशन आल्सो हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट। ये बात मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कहीं किसी किताब में ये गलत लिखा हुआ है। अगर इन्फ्लेशन से रिच को फायदा होता है तो डिफ्लेशन से पुअर को फायदा होना चाहिए। डिफ्लेशन क्या है, मुद्रा अविस्फीति, व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज डिक्लाइन। कब होते हैं, देयर वाज ए ग्रेट डिप्रेशन, जिस समय मैंने बताया था 1930 से लेकर के 1942 तक की बात करते हैं। इस समय सभी चीजों के प्राइसेस घट रहे थे। तो डिफ्लेशन जो है इसका क्या मतलब होता है, प्राइसेस आर रिड्यूसिंग। प्राइसेस आर रिड्यूसिंग के बारे में एक बात जान लीजिए कि दिस इज नेवर गुड, ये खराब ही होगा। स्टेबल प्राइसेस चल जाएंगे, इन थोड़ा बहुत मॉडरेट इन्फ्लेशन भी चल जाएगा, लेकिन अगर डिफ्लेशन आया तो दिस विल ऑलवेज गो टू डिप्रेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, इसका मतलब है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो अनसोल्ड स्टॉक्स हैं, जब अनसोल्ड स्टॉक्स हैं तो क्या होगा, पीपल विल इन्वेस्ट लेस करेंगे, तो दिस विल रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सर्कल विल कंटिन्यू। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, एंड दिस सर्कल विल नाउ स्टार्ट मूविंग। तो डिफ्लेशन तो ऑलवेज बैड। डिफ्लेशन से गरीबों को फायदा होता है, अगर कोई आदमी ये कहता है तो इट इज 100% रॉन्ग। डिफ्लेशन
always results in depression and this is always bad for the economy. इसीलिए डिफ्लेशन को तो आने ही नहीं देना चाहते और डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए सरकार क्या करती है? रीफ्लेशन। रीफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन नहीं है, इट्स ए पॉलिसी टू फाइट डिफ्लेशन। पॉलिसी टू फाइट डिफ्लेशन। अगर कहीं आ रहा है डिफ्लेशन या डिप्रेशन, जैसे अभी आ गया था अचानक, सब जगह पूरी मार्केट्स क्लोज थी, क्लोजर था, सब कुछ था, तो हम क्या करते हैं? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को स्टिमुलस पैकेज सरकार 20 लाख करोड़ दे रही है। क्यों दे रही? ताकि मार्केट में कहीं से डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो पहली बात समझिए कि इन्फ्लेशन क्या है? नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप कीमतें बढ़ती हैं। रिफ्लेशन क्या है? सरकार कीमतें बढ़ाती है। इट्स ए पॉलिसी टू फाइट डिफ्लेशन, वी हैव ए पॉलिसी ऑफ रिफ्लेशन, एंड टू फाइट इन्फ्लेशन, अगर हमको इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो वी अडॉप्ट ए पॉलिसी विच इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन या रिफ्लेशन, इसको पहले कहीं कंफ्यूज मत करिएगा। दीज आर गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना। अगर इन्फ्लेशन आया है तो वी फाइट विद डिसइन्फ्लेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स आ सकते हैं, वो अभी नहीं पढ़ाए जा पाएंगे आपको। बट डिसइन्फ्लेशन इज ए पॉलिसी, रिफ्लेशन इज ए पॉलिसी। तो पहले तो इसको क्लियर कट बैठा लीजिए, डिफ्लेशन इज ऑलवेज बैड, इसको फाइट करने के लिए एक पॉलिसी अपनाते हैं, रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का ये भी पॉलिसी है, लेकिन कब? जब इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। इन्फ्लेशन इज हाई को क्या मतलब है? क्रीपिंग माने बहुत हल्का, वॉकिंग माने बियरेबल, लेकिन जिस दिन ये रनिंग शुरू हो जाता है या गैलपिंग शुरू हो जाता है, तो इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते कि कितना कितना हो सकता है, हाउ मच दिस कैन चेंज। फॉर एग्जांपल, रशिया में 1992 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो करीब 135% था। लेकिन अगर हम इसको 135% को बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। कि जर्मनी में एक पीरियड था, वी आर टॉकिंग ऑफ 1941 एंड 43, द इन्फ्लेशन रेट वाज अराउंड 9000%। सुबेरे ब्रेड की कीमत, 3 बार तनख्वाह मिलती थी लोगों को, दोपहर में ब्रेड की कीमत और शाम को ब्रेड की कीमत अलग अलग हो जाती थी। सुबेरे पहले तनख्वाह पाते थे, ब्रेड खरीदते थे या कोई भी सामान खरीदते थे, फिर दोपहर में तनख्वाह पाते थे, फिर खरीदते थे, फिर को तनख्वाह पाते थे, फिर खरीदते थे। इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे थे कि जो मिनिमम नोट था वो खरब मार्क का था। खरब मार्क वहां की करेंसी का नाम है। अब तो 2 हो गई, ड्यूश करेंसी है, अदर करेंसी। तो जनरली जो आधा लीटर मिल्क था एट द हाईएस्ट करीब 47,000 खरब का था। तो इन्फ्लेशन कैन बी सो हाई। जब बढ़ने लगता है तो इसको फिर आप रोक नहीं पाते। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोगों को हमेशा इन्फ्लेशन के आने के साथ साथ डिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन की पॉलिसी को अपनाना पड़ता है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स इतने खराब हो सकते हैं। एक बार फिल्म, किसी पिक्चर वगैरह में भी, डॉक्यूमेंट्री वगैरह में दिखाया जा रहा था, थोड़े दिनों पुराना ही, लिथुआनिया का किस्सा है कि सड़कों पर लोग नोट फेंक देते कि उन नोटों की वैल्यू नहीं बची। अब अगर 5 खरब में कुछ नहीं आ रहा, जैसे हम लोग, जैसे आप जानते हैं कि आजकल के देश में अगर आपके पास कोई चवन्नी हो तो उसको आप फेंक ही देंगे, बिकॉज इट विल नॉट बी यूज्ड। 8 आने विल नॉट बी यूज्ड। तो जैसे आप 4 आने 8 आने को फेंक देते हैं बिकॉज इट इज नॉट इन यूज। एक टाइम में तो 4 आने वॉज ए ग्रेट वैल्यू टू अस। हम लोगों के टाइम में तो 4 आने माने हम लोग करीब 1 किलो टमाटर खरीद लेते थे। तो नाउ 4 आने या 8 आने या 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मतलब कई बार आपसे भिखारी भी 1 रुपए लेने से मना कर देता है। तो अब 1 रुपए का नोट कहां चलता है, क्योंकि अगर चलाएंगे भी तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसको फेंक दिया जाएगा। तो इसी तरह बहुत सी जगहों पर क्या हो रहा है, 1 करोड़ का नोट, 2 करोड़ का नोट, 5 करोड़ का नोट बेकार हो गया। अब 1000 करोड़ से कम का नोट नहीं चलता। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। और जितनी करेंसी आपको पब्लिश करनी पड़ेगी उतना कॉस्ट आएगा, और इसके अलावा भी बहुत कॉस्ट होते हैं। हम लोग बड़े तरीके के कॉस्ट बोलते हैं, जैसे एक मीनू कॉस्ट बोलते हैं। मीनू कॉस्ट क्या है? हर थोड़े दिनों बाद आपको हर चीज के दाम बढ़ाने, तो अपना पूरा मीनू बदलना पड़ेगा। बर्गर 6 रुपए, फिर थोड़े दिन बाद 8 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 12 रुपए। हर बार आप प्रिंटर को पैसा देते रहिए। दिस इज कॉल्ड एज मीनू कॉस्ट।
तो हाई इन्फ्लेशन is not good because it leads to speculative activities. It leads to speculative, सट्टेबाजी करने में लोगों को शौक आने लगता है। क्या करा, गेहूं खरीद के रख लिया, एक साल तक गेहूं खरीद के रखे रहा, अगले साल उसे ज्यादा दामों पर बेच दिया। तो बार बार याद रखिए कि इन्फ्लेशन कुड बी गुड और बैड, डिफ्लेशन इज ऑलवेज बैड। डिफ्लेशन के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। डिफ्लेशन विल ऑलवेज बी बैड बिकॉज इट लीड्स टू डिप्रेशन, बट इन्फ्लेशन कुड बी गुड, but up to a certain point. What that certain point is, what that your economy can bear. आपकी अर्थव्यवस्था जो बियर कर सकती है। मैंने उस दिन बताया था कि अमेरिका 2% से ज्यादा नहीं मानता, जापान तो 1% मानता है, हमारा देश कितना मानता है? 4%। इसी को क्या कहते हैं? टारगेटिंग इन्फ्लेशन। वी टारगेट द इन्फ्लेशन नॉट टू एक्सीड 4%। जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आती है, वी ट्राई टू चेंज दिस, वी ट्राई टू चेंज दिस, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन कैन नॉट बी कंट्रोल। देखिए बार बार इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो ये है, ये डिमांड साइड से भी हो सकता है, डिमांड पुल, और सप्लाई साइड से भी हो सकता है। तो डिमांड पुल कब होगा? जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, जब मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, इट इज डिमांड पुल। तो डिमांड पुल को तो रिजर्व बैंक कंट्रोल कर सकता है। हाउ कैन इट कंट्रोल? नेचुरली इट विल रिड्यूस द लिक्विडिटी बाय कंट्रोलिंग द क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल कर लेगा, सप्लाई को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माने ऐसी चीजों की सारा इन्फ्लेशन है कि फसल खराब हो गई, नाउ द सप्लाई इज रिड्यूस्ड एंड नाउ द प्राइसेस हैव रिजन, या फॉर दैट मैटर पेट्रोल महंगा हो गया, फॉर दैट द प्राइसेस हैव रिजन, देन यू कैन डू नथिंग। तो इसलिए इन्फ्लेशन की एक प्रॉब्लम है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड ओनली हाफ। डिमांड साइड कुड बी कंट्रोल्ड, द सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय नेचर एंड अदर थिंग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इन्फ्लेशन के कंट्रोल में रिजर्व बैंक का कोई बहुत रोल नहीं होता। लेकिन इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा सोशल कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करता है, इतनी ज्यादा। हर आदमी क्या सोचता है? मैं इन्फ्लेशन से ज्यादा अपनी कीमत बढ़ा लूं, है ना। सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं कि साहब इन्फ्लेशन इतना है, आप हमें इन्फ्लेशन के इंडेक्स पर पैसे नहीं देते। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब आप खुद ही देखिए, अंदाज लगा के देखिए कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं 4%, 3%, उतना से ज्यादा तो इन्फ्लेशन ही हो जाता है। हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट वो कैसा चल रहा है? इट्स नेगेटिव, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिल रहा है 4% और इन्फ्लेशन है 5%। तो 100 में मिला 4 और एक साल में दाम बढ़ गए 5, तो नेचुरली वी आर द लूजर। तो एफडीज में या बैंक डिपॉजिट्स में हम लोगों की इच्छा कम हो गई, तो हम कहां जा रहे हैं? आइदर वी आर गोइंग टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड, और वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, और वी आर गोइंग टुवर्ड्स गोल्ड। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, दे आर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, है ना। दे आर सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी इन द सेंस कि वहां रिस्क ज्यादा है, प्राइसेस कैन इंक्रीज। कल 956 सेंसेक्स घट गया था, आज 850 बढ़ गया। अब ये 850 956 तो दिख रहा है टोटल सेंसेक्स, लेकिन इसमें अलग अलग कंपनियां हैं। जिस कंपनी का आपने खरीदा, अगर उसका घाटा हो गया तो एक ही दिन में आप गरीब हो जाएंगे, या एक ही दिन में आप अमीर हो जाएंगे। दैट इज सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन। तो इन्फ्लेशन है सो मेनी थिंग्स। इन्फ्लेशन इज सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं आपको, आप लोगों ने कहा था कि इन्फ्लेशन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये शब्द सिखाना चाहता था, पांचों, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, और हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन भी बताना चाहता था, और माइक्रो और मैक्रो का अंतर बताना चाहता था। इसलिए मैंने इस टॉपिक को जबरदस्ती पढ़ा दिया, ऑल्दो इट माइट नॉट हैव बीन इन योर कोर्स। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर छोटा सा डिस्कशन कर लूं। डिस्कशन तो बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद आप लोगों को एक मौका दूं कि कोई चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो वी कैन डिस्कस दोज थिंग्स। नहीं तो फिर आप कहते हैं कि हम आगे निकल जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो अगर कोई ऐसा आपको लगता है, मैं इन्फ्लेशन भी और पढ़ा सकता हूं, नहीं तो कल पब्लिक फाइनेंस शुरू करूंगा। अपॉन पीपल, जैसा आप लोग तय करें। मुझे ये बताने का मन था, इसलिए मैंने बता दिया। शिवरंजन मिश्रा हैज रेज्ड हैंड। शिवरंजन है कहाँ? हैंड तो रेज कर दिया, लेकिन कुछ बोल तो नहीं रहे हैं माइक के ऊपर। हाँ बोलिए सर, गलती से रेज हो गया। अरे ये बड़ा मुश्किल, गलती से रेज हो गया। चलो कोई बात नहीं। एक बच्चे ने पूछ लिया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी हिंदी में उच्चावचन कहते हैं। व्हाट इज दिस उच्चावचन? प्राइसेस राइज एट ए वेरी फास्ट पेस एंड गो डाउन एट ए वेरी फास्ट पेस। अभी अभी बिल्कुल सिंपल देखिए,
आज से 10 दिन पहले हरी मटर का दाम 160 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो आ गया है। अभी टमाटर 80 रुपए किलो चल रहा है, टमाटर 10 रुपए किलो। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी समय डिमांड बहुत है और सप्लाई नहीं है। तो वोलेटिलिटी मींस वेयर द चेंजेस इन प्राइसेस आर ऑफ वेरी हाई नेचर। तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कमोडिटीज जिसमें प्राइसेस आर मोर और लेस स्टेबल। मोर और लेस स्टेबल माने जिसमें बहुत उच्चा वचन नहीं होते, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, बहुत तेजी से घट सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वोलेटिलिटी या उच्चा वचन, राइट। एनी अदर थिंग? पूछ रहा हूं ऐसे। देखिए मुझे मैं तो इन्फ्लेशन बहुत दिन पढ़ाना चाहता था, लेकिन आपके कोर्स में ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर कोर्स। शॉर्टकट करना पड़ रहा है क्योंकि मार्च के आपके इम्तिहान है। तो मैं भी चाहता हूं कि सेकंड हाफ पब्लिक फाइनेंस शुरू कर दूं ताकि मैं कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट पढ़ा सकूं। तो 14 फरवरी जो पढ़ा पाऊंगा पढ़ाऊंगा, फिर देखा जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है कोई? हाइपर इन्फ्लेशन, हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन इज ए टर्म। इसको एक्चुअली तो हम कोई डेफिनेशन नहीं देते, लेकिन एक डेफिनेशन देना चाहिए, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। जिस दिन इन्फ्लेशन डबल डिजिट माने एक साल में 10% से ज्यादा कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो हम इसे रनिंग इन्फ्लेशन कहने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली यही इन्फ्लेशन की शुरुआत होती है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल हम लोगों की जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसमें सिर्फ 3-4 जगह हुआ है। जैसे मैंने बताया था जर्मनी में जो हुआ था उसको हमने क्या कहा था? हाइपर इन्फ्लेशन। एक दिन में कितनी कीमतें बढ़ रही थी, मतलब एक ही दिन में 140%, 145% कीमतें एक दिन में बढ़ जाती थी। अब उसके बाद रूस में 700% कीमतें बढ़ी थी 83-84 में। उसके बाद अभी 2 अफ्रीकन नेशंस गैबन और लिथुआनिया में एक एक दिन में 110%, 120% कीमतें बढ़ी। अगर एक दिन में 100-150% कीमतें बढ़ती, माने सवेरे ब्रेड की कीमत 20 रुपए, शाम को 40, फिर कल शाम को 80, फिर उसके बाद 160, तो इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन जहां पर किसी भी प्रकार की सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी काम ही नहीं करती। हाइपर इन्फ्लेशन जनरली जो होता है वो, एक मिनट इसको हटाओ, श्रद्धा आई डू इट, श्रद्धा आई डू इट, एक मिनट आसिफ आई डू इट। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जहां मॉनेटरी पॉलिसी यानी सरकार की मौद्रिक नीति फेल कर जाती है ना, कुछ चीजों के प्राइसेस का आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। जैसे उदाहरण के लिए, अभी इसको किसी दिन वैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अपने लेक्चर में जुड़वा लूंगा, क्रिप्टो करेंसी। $1 में 100 बिटकॉइन आता था। कब? जब शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। तो अब अंदाज लगाइए कि $1 में 100 बिटकॉइन आता था, राइट। आज की डेट में एक बिटकॉइन में $42,000 आता है। कितने प्राइसेस बढ़े? 42,000 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा करीब करीब 42 लाख। तो प्राइसेस कितने बढ़ गए? 42 लाख% बढ़ गए। अब दिस इज स्ट्रेंज। और उल्टा चलिए, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट ही था, 29-30 हजार पर आ गया था जैसे ही कोरोना की बात सुनी थी, एकदम से कितना हो गया? 60,000। कितने दिनों में? 1.5-2 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लगाए 30,000 और मुझे मिल गए 60,000। तो रिटर्न कितना हुआ? अगर एक महीने में 100% रिटर्न है तो पूरे 12 महीने में 1200% रिटर्न। फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न कितना होता है? 5%। हाइपर माने वेन, अब हाइपर के मतलब नहीं समझ जाएंगे क्योंकि हाइपर हो जाते हैं लोग, चलिए। नाउ कमिंग टू कोर एंड हेडलाइन। वही बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं। एक ने और नहीं पूछा था, वो भी बता रहा। देखो, कोर को अंडरलाइंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अंडरलाइंग माने जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में धीरे धीरे चल रहा है, विच इज बीइंग कंटिन्यूअस। उसमें कोई बहुत गिरावट या बहुत तेजी नहीं आ रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग व्हीट प्राइसेस की बात करें, राइस प्राइसेस की बात करें, एक बात कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम पोटैटो और टोमेटो और ओनियन के प्राइसेस की बात कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि व्हीट प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, दे आर, बट द राइज इज नॉट सच वोलेटाइल। वो हर दफे
मान लीजिए 2% से 3% से बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। आप टेलीविजन खरीदने जाइए, साल में दाम तो बढ़ते ही है, साइकिल खरीदने जाइए, मोटरसाइकिल खरीदने जाइए, तो जितने भी गुड्स होते हैं ना, एक इन्फ्लेशन नामक तरीका है, उसको हम पढ़ाना चाहते थे, इंडेक्स नंबर्स आता है, लेकिन इंडेक्स नंबर्स को भूल जाए। हम सिर्फ ये देखें कि अगर हम 700 वस्तुएं लें और उनके प्राइसेस को आप नापें और फिर उनको हम कल नापें और 1 साल बाद नापें, तो अगर 1 साल के बाद टोटल 700 वस्तुओं का जो इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है वो 2% या 3% से हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कंज्यूमर को 1 साल में कितने ज्यादा दाम देने पड़े, 4%। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसको हम लोग जनरली बेस मानते हैं। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2 तरह की कमोडिटीज होती हैं। एक कमोडिटीज वो होती हैं जिनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। हमने क्या कहा, वोलेटिलिटी, एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और केरोसिन और इन सब के दाम बड़ी तेजी से घटते हैं बढ़ते हैं। एक टाइम में 140 बैरल हो जाते हैं और फिर घटते घटते 40 बैरल हो जाते हैं, $40 है बैरल, $140 है बैरल। और बाकी चीजें अगर इनको हटा दें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, इसको हटा दें, हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी सब्जियों के दाम, यानी पेट्रोल वगैरह के दाम, तो जो बाकी बचता है उसे हम कोर इन्फ्लेशन के नाम से पुकारते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन। कोर माने विच इज अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, जो कि सोसाइटी में चल ही रहा है, उसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन के नाम से पुकारते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन इज अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा किसको, सीपीआई। वोलेटाइल क्यों है, अब टमाटर का तो प्राइस सीजनल है ना, किसी सीजन में एकदम से गिर जाएगा, किसी सीजन में बढ़ जाएगा, तो फिर वो एकदम से बढ़ा है तो इट कैन कम डाउन, तो अल्टीमेटली तो वो इन्फ्लेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव 2 डिफरेंट थिंग्स। The CPI is generally divided into core, that is underline, continuous, based on a consistent basis, headline, which is headline का तो बिल्कुल clearly prices of vegetables या agricultural goods along with energy goods, that's all। जी, और कोई सवाल बचा? माइक्रो इफेक्ट्स बेटा बताया, तुम तो क्लास में नहीं रहते हो, मेनू बता देता हूं बेटा। माइक्रो इफेक्ट्स का मतलब है एक आदमी पर पड़ने वाला प्रभाव। माइक्रो माने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने BA1 में, इस साल मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो में क्या है, जिसने उधार दिया वो क्या हुआ, क्रेडिटर, जिसने उधार लिया वो क्या हुआ, डेटर। तो क्रेडिटर को फायदा होगा, नुकसान आप खुद निकाल सकते हैं। अरे हमने 100 दिया, 105 मिला और इन्फ्लेशन 106 हो गया, तो मेरे को तो नुकसान ही हुआ ना, तो क्रेडिटर को तो नुकसान हुआ। डेटर को बड़ा फायदा हुआ, आज उसने 100 लिया, इंजॉय किया, अगली साल जब लौटा रहा है तो उसकी वैल्यू 100 से कम की है, तो डेटर गेट्स एन एडवांटेज। तो सेलर को फायदा होगा क्योंकि उसकी कीमत, वस्तु की दाम तो लागत वही आई, प्राइस बढ़ गया, बायर को नुकसान होगा। तो माइक्रो माने जब वी आर टेकिंग इन्फ्लेशन फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन ऑफ ए सोसाइटी और ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ ए सोसाइटी। और कोई सवाल था? इन्फ्लेशन स्पाइरल, राइट। लड़की बात ठीक है, हम सारे शब्दों को इतने शब्द बताते बताते छोड़ ही देते। स्पाइरल क्या है, स्पाइरल बाइंडिंग आप जानती है ना, लेकिन वो स्पाइरल बाइंडिंग क्या है, एक से ऊपर चलती चली जाती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करो। मान लो सरकार ने तनख्वाहें बढ़ाई, तो तनख्वाहें बढ़ाई तो हम लोगों की एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो इसको क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। परफेक्टली ऑल राइट। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उससे कुछ दाम बढ़ा, लेकिन जब मेरी तनख्वाह बढ़ी तो जो मैं सामान बना रहा हूं, वट एवर इट इज, मान लीजिए कि मैं मोटर पार्ट्स बना रहा हूं, मान लीजिए कि मैं कपड़ा बना रहा हूं, तो अगर मेरी तनख्वाह बढ़ी तो कपड़े की लागत भी बढ़ गई, तो फिर हमको उसको ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट पुश। तो डिमांड पुल से क्या, कॉस्ट पुश आया। कॉस्ट पुश से क्या हुआ कि दाम जब बढ़ गए तो फिर हम कहेंगे अरे अब तो दाम दे और हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो कॉस्ट पुश डिमांड पुल में चला जाएगा, डिमांड पुल कॉस्ट पुश में चला जाएगा। इट्स लाइक ए स्पाइरल, वन leads to another, leads to the third one, and this rise continuously goes on. This is like a spiral. इसीलिए to set inflation is easy, to control inflation is almost impossible. बस it can be maintained, है ना, हम लोग इसे बिल्कुल डायबिटीज की टाइप की बीमारी कहते हैं, बहुत तो भैया मेंटेन तो आप कर सकते हैं,
लेकिन इसको हटा नहीं पाएंगे। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, बहुत सारे शब्द क्योंकि अखबारों में यूज, जब सरकार जो है इन्फ्लेशन को दबाने के लिए कोई चीजों को शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड, है ना। हम इन्फ्लेशन को जबरदस्ती इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों के प्राइसेस को हम नहीं बढ़ने दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, ताकि इससे अगर इसको बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए कि पेट्रोल के दाम मार्केट में बढ़ गए, सरकार अपनी ड्यूटी कम कर दे, ड्यूटी कम करने से क्या होगा कि नेचुरली दाम आपको बढ़े हुए नहीं दिखाएंगे, तो इन्फ्लेशन को हमने सप्रेस करने की कोशिश की। व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसीज ट्राई टू कंट्रोल, दिस इज एक्चुअली सप्रेशन इन्फ्लेशन इज डिसइन्फ्लेशन, इट्स ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइज। अगली क्लास 1 और 2 कब लेंगे नहीं समझ में आया। 1 और 2 का क्या मतलब था भाई? 1 और 2 तो पब्लिक फाइनेंस शुरू करना है ना मुझे तो, या हो सकता है मैं पेपर 2 थोड़ा सा शुरू करूं, मे बी बात करूंगा प्रशांत जी से, जो कहेंगे। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं, तो जो आदेश दिया जाएगा वही करूंगा बेटा, आई डू दैट। आई होप कि मैंने आज इन्फ्लेशन पे सारे, एगफ्लेशन क्या होता है भाई? ये तो कहीं तुमने गलत शब्द पढ़ लिया है क्या? मैंने तो ऐसा शब्द नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ लिया तुमने क्या? एगफ्लेशन नाम का शब्द सामान्य तौर पर तो स्टैगफ्लेशन, हाँ स्टैगफ्लेशन में बता देता हूँ 1970s में आया था, और जो 1970s में अमेरिका में आया था। हुआ ये कि अचानक क्या कहते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते चले गए, अचानक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते चले गए। तो जब अचानक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते चले गए, तो इन पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने की वजह से अमेरिका से बहुत सारे डॉलर जो हैं वो कहीं क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पेट्रोल कंट्रीज में इकट्ठे होने लगे, बहुत ज्यादा पेट्रोल कंट्रीज में इकट्ठे होने लगे। उसको हम पेट्रो डॉलर्स की प्रॉब्लम कहते हैं। फिर लोगों को लगा इतने डॉलरों का क्या करेंगे, उसके बदले में उन्होंने सोना कन्वर्ट करना शुरू किया, फिर मार्केट से सोना उठाना शुरू कर दिया, फिर और चीजों की डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। दैट रिजल्टेड, वो जो रिजल्ट था उसका नतीजा हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ तो बंद हो गई और इन्फ्लेशन आने लगा। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए या स्टैग्नेंट हो जाए या किसी वजह से कम तेजी से बढ़े और इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़े, अमेरिका जो कितना मानता है, 2% इन्फ्लेशन रेट मानता है, लेकिन 70s में कितना हो गया, 13% हो गया, डबल डिजिट हो गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ही थी अमेरिका में? 1.5% थी। तो 1.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ और 13% का इन्फ्लेशन, तो क्या कहेंगे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी और इन्फ्लेशन। तो इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। गरीब देशों में स्टैगफ्लेशन का मतलब कुछ और होता है। हमारे यहाँ लेबर तो बहुत है, कैपिटल और लैंड कम है, इनके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं और लेबर का एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कितनी होगी, जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा। 5% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन 12% से ग्रो कर रहा है, तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। एगफ्लेशन शब्द शायद एग्रीकल्चर के इन्फ्लेशन को कहते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इस समय इसको एग्जैक्टली याद नहीं कर रहा हूं। एग्रीकल्चर का जो इन्फ्लेशन है उसे एगफ्लेशन कहते हैं। अब को किसी आदमी ने लिखा है, आई डोंट नो हु हैज रिटन दिस, आदमी अपने नाम के लिए कुछ उल्टा सीधा लिख देता है, बट दिस इज नॉट ए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। some economists probably DM Desai or maybe someone has used it. तो now we should close, हमारे लोगों का टाइम भी खत्म हो रहा है। डिप्रेशन आर्थिक मंदी को कहते हैं। आर्थिक मंदी का मतलब है जब दो कंटिन्यूअस 3-3 महीने के पीरियड से, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऐसे 2 पीरियड्स आ जाएं आपके, क्वार्टर्स, जिन्हें आपकी जीडीपी गिरे। तो जब जीडीपी गिरती है कम से कम कंटिन्यूअसली 2 पीरियड्स में, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी में अभी कोरोना से डिप्रेशन आ गया था, 4 पीरियड तक हमारी क्या हुई थी, जीडीपी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बढ़ी थी। कंटिन्यूअस रिसेशन इज समथिंग डिफरेंट। डिप्रेशन इज एक्चुअली डिफाइंड, डिप्रेशन को डिफाइन करते हैं कम से कम 2 क्वार्टर्स में अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट दी है तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। रिसेशन कैन रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। रिसेशन सेक्टोरल होता है, ऑटो सेक्टर में रिसेशन आ गया, क्लोथिंग सेक्टर में रिसेशन आ गया, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। रिसेशन इज नॉट कंपेरेबल टू डिप्रेशन। डिप्रेशन इज
for the whole economy. Recession is for a particular sector. बहुत सारे शब्द पढ़ाए हैं आज मैंने. Let me close it down. खत्म करना पड़ेगा. हाँ, okay. Thank you so much, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.